हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा एनएसटी सीएसटी। और इस मास्टर स्ट्रोक में हम देखेंगे कि ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें ऐसे सटीक क्वेश्चन बनते हैं जो यूजुअली इनके ड्यूरेशन पे हो सकते हैं या फिर इनके अंदर जो पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं फीटल वेल बीइंग के, उनमें बहुत ही प्रिसाइज पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका नाम क्या है। एनएसटी मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट और सीएसटी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो एनएसटी जो हमारे पास है यूजुअली एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इसमें माँ के पेट के ऊपर हम नॉर्मली टोको ट्रांसड्यूसर लगाने के बाद हम फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं मदर के जो आपका यूटेरस है उसके कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। और सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में सीएसटी। इसमें इसको हम इन्वेजिव प्रोसीजर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं पेशेंट को जो यूटेरस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस जो है डेवलप करने के लिए। तो हमारे पास दोनों में अगर मेजर कंपैरिजन करें तो ये एनएसटी बेसिकली आइडियली हम 28 वीक के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा और लेट लेकर ले जाएंगे तो थोड़ा रिलायबिलिटी बढ़ जाता है इसका। और सीएसटी आपका 34 वीक पे बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि एनएसटी आपका अगर उसमें कुछ गड़बड़ लगता है तो ही आपका सीएसटी परफॉर्म किया जाता है। और इनके अलावा हम अगर बात करेंगे तो एनएसटी जो है आपके फॉल्स रिजल्ट्स ज़्यादा देता है लेकिन सीएसटी इतने फॉल्स रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन सीएसटी परफॉर्म करना हाई रिस्की होता है क्योंकि हम वहाँ पे जब उसको ऑक्सीटोसिन देते हैं पेशेंट को तो उससे प्री मैच्योर जो है लेबर्स जो है वो आपका अराइज हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हम चलते हैं कि एनएसटी और सीएसटी क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बच्चा जब मतलब बर्थ के टाइम पीरियड पे बर्थ कैनाल से बाहर आएगा और उससे पहले जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर जो प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई होगी बच्चे की वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉम्प्रोमाइज होगी। तो उस समय बच्चे का जो बॉडी रहेगा वो हाइपोक्सिया से सफ़र करेगा और उस हाइपोक्सिया स्टेट से क्या बच्चा सर्वाइव करके उस बर्थ कैनाल से बाहर आ पाएगा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम ये पहले ही टेस्ट कर लेते हैं कि क्या बच्चा नॉर्मल बर्थ कैनाल से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए दोनों टेस्ट होते हैं एनएसटी और सीएसटी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी जिसको हम बोलते हैं। एनएसटी हमारे पास होता है, ये आपको पता है फीमेल है, इसके एब्डोमेन के ऊपर टोको ट्रांसड्यूसर लगा करके मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें कोई हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं बाहर से। तो हमारे पास इसके रिजल्ट्स क्या क्या रहते हैं, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी। रिएक्टिव रिजल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो बेसिकली हम अगर बात करेंगे तो बच्चे में दिखना चाहिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या दिखना चाहिए कि माँ अगर लेटी हुई है तो बीच बीच में उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, वो नेचुरली है। नेचुरली अगर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो उन नेचुरल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बच्चे की ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज होएगी। तो उस समय बच्चा क्या करेगा, उससे कॉम्पीट करने के लिए अपने हार्ट रेट को बढ़ाएगा और ये नेचुरल फिनोमिना होगा। बेसलाइन हार्ट रेट रहती है उससे ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है कि हार्ट रेट अगर एक नॉर्मल रेंज से ऊपर जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और अगर हार्ट रेट नॉर्मल रेट से नीचे जाती है तो उसे बोलेंगे हम लोग डिसेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है, ध्यान रखना रिएक्टिव रिजल्ट जो है नॉर्मल होता है क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है जब आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो आपकी हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाती है। तो कंपनसेटरी फिनोमिना से रिएक्टिव रिजल्ट तब कहेंगे जब बच्चे का हार्ट रेट कम से कम 2 बार बढ़े या 2 बार से ज्यादा बार बढ़े। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है एक्सेलरेशन फॉर 2 और मोर टाइम। सेकेंड क्राइटेरिया है कि ये रिएक्शन जो आपकी होती है, एक्सेलरेशन होते हैं, ये 20 मिनट के अंतर के अंदर होना चाहिए, मतलब 20 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट 2 बार हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सेकेंड चीज, जब हार्ट बीट बढ़ती है बेसलाइन, जैसे हम लोगों ने 110 से 160 बोला, जैसे मान लेते हैं नॉर्मल 140 उसका हार्ट रेट था तो 140 से हार्ट रेट उसका बढ़ना चाहिए 160 तक जाना चाहिए क्योंकि 20 बढ़ गया, यानी नॉर्मली 15 बीट बढ़ना ही चाहिए। 15 बीट बढ़े एटलीस्ट 20 मिनट के अंदर कितनी बार बढ़े, 2 बार बढ़े। और आप अगर देखेंगे तो ये एक बार जब बढ़ता है तो बढ़ करके ये एटलीस्ट 15 सेकेंड तक रहना चाहिए। यानी नॉर्मली बात करते हैं, अभी हम लोग 20 मिनट का वेट कर रहे हैं, 20 मिनट में 2 बार हार्ट रेट बढ़ी है, 2 बार से ज़्यादा बार हार्ट रेट बढ़ी है, और वो 2 बार से ज़्यादा बार जो हार्ट रेट बढ़ी है वो बड़ी है एटलीस्ट जो पहले उसकी बेसलाइन से उससे 15 ऊपर गई है, और ऊपर जाकर के वो 15 ऊपर ही रुकेगी। कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। अगर ऐसा कर रहा है इसका मतलब बच्चा ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा कंपनसेट कर रहा है, वो तैयार है कि आगे अगर उसके साथ ऐसी मुसीबत आएगी तो वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा, यानी बच्चा नॉर्मल है। इसको हम बोलेंगे कि रिएक्टिव अगर टेस्ट है तो बच्चा वेल बीइंग में है, यानी ये फीटल वेल बीइंग को डिनोट करता है।
सेकंड पॉइंट आएगा नॉन रिएक्टिव, जिसको हम एबनॉर्मल टेस्ट बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन 2 बार से कम बार हुए, यानी बच्चा एक बार हार्ट रेट बढ़ाया लेकिन दूसरी बार बाय द वे नहीं बढ़ा पाया, तो हम उसको बोलेंगे कि ये बच्चा कंपेटेबल नहीं है। हो सकता है जब उसको मुसीबत आएगी तब वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा नहीं और वो बच नहीं पाएगा, और बर्थ के टाइम हो सकता है बच्चा मर जाए बर्थ के नाल में फंस करके ही, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे ये रिजल्ट एबनॉर्मल माना जाएगा, नॉन रिएक्टिव टेस्ट एबनॉर्मल होगा। अगला पॉइंट अनसेटिस्फैक्टरी। रिजल्ट जो है आप जब चेक कर रहे हो तब आप देख रहे हो कि उसकी फीटल हार्ट रेट है ना, उसकी ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, यानी ग्राफ में वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, लाइन कभी सीधी आ गई या प्रॉपरली वो जो है इतना पल्स जो है इतना अच्छा आपको नहीं मिल रहा है, यानी आपका इनएडिक्वेटेड ट्रेसिंग है। या फिर कह सकते हैं कि जो आपने टेस्ट किया किसी भी कारणवश, मान ले मदर को सीजर आ गया या कुछ हो गया, किसी भी कारणवश आपने वो टेस्ट पूरा 20 मिनट तक नहीं किया और आपने पहले ही बोल दिया 10 मिनट किया और आपने बोल दिया कि ठीक है इसका रिजल्ट तो नेगेटिव है साहब, क्योंकि ये एक ही बार बढ़ा है, तो हम उसको भी किस में काउंट करेंगे, अनसेटिस्फैक्टरी में काउंट करेंगे। क्योंकि पूरा 20 मिनट हमें एटलीस्ट क्या करना चाहिए, टेस्ट को पूरा करना चाहिए। अगर नहीं पूरा हुआ तो वो अनसेटिस्फैक्टरी में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब रिजल्ट अगर नॉर्मल हुआ है तो सब कुछ सही है, कुछ नहीं करना है आपको, आपकी रूटीन ENC रखनी है। और अगर आपका एबनॉर्मल रिजल्ट आता है यानी नॉन एक्टिव आता है या अनसेटिस्फैक्टरी आता है, तो हम उसका अगला स्टेप जाएंगे जिसको हम बोलेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल। उसके अंदर बहुत सारी स्कोरिंग होती है और एक आपका आता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट हमारा नेक्स्ट रहेगा। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे, जब NST आपका अनसेटिस्फैक्टरी था या फिर आपका एबनॉर्मल था यानी नॉन रिएक्टिव था, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, CST। हम एक बार और चेक करके देखेंगे कि क्या बच्चा जो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा आलसी हो, उसने अपनी हार्ट रेट बढ़ाई ना हो, तो उस केस में हम उसको और स्टिमुलेट करके देखेंगे। हम बाहर से मदर को ड्रग देंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप करेंगे, अनकॉन्ट्रैक्शन डेवलप करके हम देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर हार्ट रेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो पहले वाले का जो क्राइटेरिया था वो था 2 या 2 से ज़्यादा बार एक्सेलरेशन आना 20 मिनट के अंदर अंदर, और हमारे पास में एक बार जो हार्ट रेट है वो अगर बढ़ेगी बेसलाइन से तो 15 बीट एटलीस्ट बढ़नी चाहिए और बढ़ने के बाद 15 सेकंड तक वो रुकनी चाहिए। ये हमारा था NST का क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे CST के बारे में। तो CST जो होगा उसमें मापे सेम हम लोग इक्विपमेंट लगाएंगे, बस एक चीज ऐड कर दी, वो है आपका ऑक्सीटोसिन का लो डोज हम उसको देते हैं। डोज इतने कम रखते हैं हम लोग, अगर डोज को इतना कम रखेंगे यूजुअली कि डोज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो कि उसमें क्या करा दे, लेबर करा दे, तो हम यूजुअली वो दे करके उसमें बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हार्ट रेट को उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या होगा कि नॉर्मली बात करेंगे, अगर CST नॉर्मल आया है इसका मतलब हार्ट रेट तो पहले बढ़ी थी। देखो हार्ट रेट बढ़ना NST का क्राइटेरिया है, हार्ट रेट बढ़ना किसका क्राइटेरिया है, NST का। हार्ट रेट बढ़ने के बाद उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है और फुस हो गया मतलब डाउन हो गया है, तो अगर वो डाउन हो गया है इसका मतलब वो क्राइटेरिया हम चेक करते हैं CST के अंदर। तो CST में मेजरली जो है वो आता है डिसलरेशन, यानी हम देखेंगे कि नॉर्मल CST अगर है, यानी कहने का मतलब है कि वो हार्ट रेट जब तक हम उसको इंजेक्शन दे के रहेंगे, दवाई चलती रहेगी, तब तक वो अपनी हार्ट रेट को अपने बेसलाइन से ऊपर बना के रखेगा, यानी बच्चा हेल्दी है, फिट है। तो हम कहेंगे अगर CST जो है आपका वो क्या है, नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी डिसलेशन नहीं आएंगे, हार्ट रेट उसकी डाउन नहीं होगी। अगर आपने दवाई बंद करी उसके बाद जैसे जैसे दवाई का असर खत्म होएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ठीक होएंगे, उसके बाद हार्ट रेट कम होएगी, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब तो बच्चे को नॉर्मली हार्ट रेट कम करना ही था, क्योंकि जब तक उसको कॉन्ट्रैक्शन देते रहेंगे तब तक बच्चा हार्ट रेट को बना के रखेगा। तो ये है कि इसमें डिसलेशन नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट एबनॉर्मल आया है इसका मतलब क्या है, यानी हार्ट रेट बढ़ाई, अभी दवाई चल ही रही है, बच्चों को हार्ट रेट को बढ़ा करके मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन वो हार्ट रेट डाउन हो गई, इसका मतलब बच्चा कॉम्पेटेबल नहीं है। इसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल CST। एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट के हमारे पास 3 रिजल्ट्स होते हैं। एक तो शुरुआत के अंदर अर्ली, लेट और वेरिएबल, 3 तरह के हमारे पास रिजल्ट होते हैं, इनको मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको। इसमें यूजुअली हार्ट रेट कम होती है, बट एक बात का ध्यान रखना, इसका क्राइटेरिया उल्टा है। हार्ट रेट डाउन होनी चाहिए 15 बीट्स पर मिनट। जैसे मान लेते हैं पहले हार्ट रेट उसने बढ़ाई, या हार्ट रेट जो है उसकी बेस लाइन पे जितनी भी है उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, बेस लाइन पे उसकी 120 है मान लेते हैं, तो उससे नीचे आ जाएगी हार्ट रेट, इसे बोलेंगे हम लोग डिसलरेशन। या पहले बढ़ाया है तो उसका जो मेन रोल है वो 140 पे पहुंच गया है, अब 140 पे उसको मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन 140 से वो 15 डाउन होकर 125 पे आ गया, इसका मतलब उसको हम लोग डिसलरेशन काउंट करेंगे। तो और दूसरी बात, जो हार्ट रेट नीचे गई है ये आपकी 30 सेकंड तक रहनी चाहिए। ध्यान रखना, NST का क्राइटेरिया है 15 बीट्स इंक्रीज दैट शुड बी लास्ट फॉर एटलीस्ट 15 सेकंड, लेकिन CST का क्राइटेरिया है 15 बीट कम होना और 15
बीट के कम होने का टाइम ड्यूरेशन 30 सेकंड तक रहे, उसे हम बोलेंगे ये क्राइटेरिया हमारे पास डिसलरेशन का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसकी बात करेंगे, अगर यहां पे इंटरमिटेंट लेट डिसलरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर हम इंटरमिटेंट लेट डिसलरेशन की बात करेंगे, हम कहेंगे कि डिसलरेशन प्रॉपर्ली लेट भी नहीं है, अर्ली भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो उस केस में हम इंटरमिटेंट लेट बोलते हैं इसको। और इंटरमिटेंट लेट हमेशा सस्पिशियस सीएसटी में जाता है, हम इस टेस्ट को वापस से रीटेस्टिंग में ले जाते हैं। और लास्ट है कि रिजल्ट आपका क्या हो, अनसेटिस्फैक्टरी हो। मीन्स व्हाट, अगर हम बात करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं आए थे पहले शुरुआत में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो हम लोगों ने किए थे वो 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन से भी कम कॉन्ट्रैक्शंस अगर थे, इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएंगे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसके प्रोपोर्शन में हम लोग डिसलेशन को भी काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी आपका रिजल्ट क्या हो गया, अनसेटिस्फैक्टरी हो गया। तो हम लोगों ने बात करी एनएसटी पहले, उसके बाद हम लोगों ने बात करी सीएसटी। अब हम बात करेंगे कि ये डिसलेशन क्या है। हार्ट रेट का कम होना, हार्ट रेट का कम होना कैसे, सिंपल भाषा में हम बात करते हैं कि इधर से यूट्रस दबा, ब्लड सप्लाई कम हुई बच्चे की, बच्चे को हार्ट रेट बढ़ानी चाहिए थी, ना कि कम करनी चाहिए थी। अगर हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन आते समय ही, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आता है उसी समय हार्ट रेट कम हो गई, इसका मतलब बच्चा बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इनडायरेक्टली हम बात करेंगे, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा हार्ट रेट डाउन हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे अर्ली डिसलरेशन। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ के फॉर्मेट में। माना हार्ट रेट को हम लोगों ने 3 अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया। अब नॉर्मली बात करते हैं कि ये आपका हार्ट रेट, ये नॉर्मली चल रहा है और ये हार्ट रेट डाउन हो गई बच्चे की, ये चल रहा है और ये डाउन हुई है, ये चल रहा है और ये डाउन हुई है, यानी सब में डिसलरेशन है, यानी हार्ट रेट सब में डाउन हो रही है। लेकिन ये डिसलरेशन किस टाइम पे आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का हाईएस्ट पीक होता है, अगर उसी समय हार्ट रेट सबसे कम होगी, इसे हम बोलेंगे अर्ली डिसलरेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन के पीक के टाइम पीरियड पे हार्ट रेट मिनिमम रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे अर्ली। अब कॉन्ट्रैक्शन आके ठीक होने लग गया है वापस, यानी कॉन्ट्रैक्शन आया था और नॉर्मल होने लग गया है, उसके बाद हार्ट रेट काउंट हो रही है, इसका मतलब ये लेट डिसलरेशन है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में हार्ट रेट कम होना डिसलरेशन है, कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन आके चला गया उसके बाद में अगर हो रहा है तो उसे बोलेंगे लेट डिसलरेशन। और लास्ट हमारे पास आता है वेरिएबल, जिसका कोई रिश्ता नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पीरियड पे या कॉन्ट्रैक्शन के बीच में भी नीचे जा सकता है, तो हम बोलेंगे अर्ली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लेट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शंस एंड वेरिएबल मतलब व्हेनेवर इन द साइकिल, जो बीच में कभी भी आपका आ सकता है। 3 टाइप के हमारे पास क्या थे, डिसलरेशन थे। अगला पॉइंट, अब इनको हमें याद कैसे रखना है, इसका सिंपल सा तरीका है कि डिसलरेशन हमारे पास होता है, पहला पॉइंट हमने देखा कि हार्ट रेट शुड बी इंक्रीज, हार्ट रेट शुड बी बेसिकली इंक्रीज। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होती है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन होगा तो इट इज ओके, क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ेगी तो बच्चा हार्ट रेट को बढ़ाएगा। दिस वाज गुड प्रोग्नोसिस, यानी बच्चे के लिए ठीक है। अगला पॉइंट, इसको याद करने का तरीका है व्हील चॉप करके हम इसको याद रखते हैं। व्हील चॉप में V फॉर वेरिएबल डिसलरेशन। अब वेरिएबल डिसलरेशन का मतलब क्या हुआ, इसका कोई रिलेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्शन से, बीच में कभी भी आ सकता है। ये होता है कोड कंप्रेशन की वजह से, कोड दब जाता है, तो कोड कभी दबेगा कभी नहीं दबेगा। जब दब जाएगा तो हार्ट रेट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बढ़ेगा यस और नो, और अगर नहीं होगा तो उस केस में वो बदल जाएगा। तो इस केस में इसको हम लोग इस तरह से याद करते हैं। नॉर्मली अगर मान लो लेबर के टाइम में कोड कंप्रेस हो जाता है तो हम मदर को ट्रेंडलर पर पोजीशन देते हैं। लेबर के टाइम पीरियड पे अगर कोड प्रोलैप्स होकर के दब जाता है तो उस केस में। अगला पॉइंट हमारे पास आता है व्हील चॉप में ई हमारे पास में अर्ली डिसलरेशन है, इसको इंडिकेट करता है हेड कंप्रेशन को। और ये ध्यान रखना ये बिनाइन स्टेट में होता है। यूजुअली हम बात करेंगे शुरुआती तौर पे ही हो जाएगा, यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा हेड कंप्रेस होएगा, और उस केस में कंडीशन क्या होगी, आपका जो है सिचुएशन को वर्स कर देगा, ये इंडिकेट करता। तो V for variable, C for chord compression, E for early deceleration, S for head compression, A for acceleration, O for OK and L for late deceleration, जो बेसिकली प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को दिखाता है। इसका मीनिंग समझा देता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि जब प्लेसेंटा शुरुआत में जब काम करती है, नॉर्मली हम बात करेंगे लेट का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन आया और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से प्लेसेंटा जो है उसकी वेसल्स की सप्लाई रुकी। अब ब्लड जाना तो चाहता है लेकिन वो ब्लड जा नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय वेसल्स जब दब जाएगी तो उसकी सप्लाई जब कॉम्प्रोमाइज होएगी, तो जो पहले कॉर्ड में ब्लड था वो चला गया है, तो तब तक तो वो हार्ट रेट रखेगा नॉर्मल। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा की सप्लाई का नंबर आएगा, यानी पहले कोड में जो था वो तो पहुंच गया है लेकिन प्लेसेंटा का ब्लड अभी गया नहीं है, तो उस केस में उसके सिम्टम हमेशा थोड़े लेट होंगे, किसके, हार्ट रेट डिसलरेशन के। इसीलिए प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी आपका लेट डिसलरेशन शो करता है। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट गाइज, हम लोगों ने पढ़ा एनएसटी एंड सीएसटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।